डिफाइन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है ये बताना है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है ये बताना है, और कॉन्सेंट्रेशन के साथ उनकी वेरिएशन कैसे होती है ये बताना है। इन टर्म्स के ना यूनिट्स याद रखना आप, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस में याद रखना तो याद रहेगा। सीक्वेंस क्या, देखो जो हमको नॉर्मली याद होता है वो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स को नॉर्मली याद होता है आर, है ना। इसके यूनिट्स बताओ क्या है रेजिस्टेंस के यूनिट्स, ओम, याद है ना। ओम, इसके यूनिट ओम है, याद होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट के फ्लो में जो रुकावट है वो रेजिस्टेंस है ना। ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस सी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कितनी आसानी से करंट फ्लो कर सकता है, वो कंडक्टेंस है, ठीक है। इसके यूनिट क्या होते हैं, कंडक्टेंस के यूनिट होते हैं मो, इसका उल्टा मो, मो कह लो या फिर ओम इनवर्स कह लो, है ना, या फिर साइमंस। ये सीक्वेंस में याद रखना तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। समझ में आई बात। पहले रेजिस्टेंस दिमाग में होना चाहिए, उसका उल्टा कंडक्टेंस, यूनिट दोनों के ध्यान रखते जाना। फिर उसके बाद है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम छोटी क्लासेस में करके आते हैं, क्या होता है, रो एल बाय ए, ये होता है, ये याद होता है हमको। अब इसके यूनिट देखना यहां से क्या आएंगे, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, आर इंटू ए बाय एल, एरिया और ये लेंथ, मतलब आपके पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ ए है, लेंथ एल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो अगर आप यहां से करंट फ्लो करते हो तो इसके बाद में जो रेजिस्टेंस होगा वो रो एल बाय होगा, है ना। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम, एरिया का, हाँ मीटर, यहाँ पे ना मैं सेंटीमीटर लूंगा, मीटर भी ले सकता हूँ। लेंथ का मैं सेंटीमीटर, क्योंकि लेबोरेटरी में क्या है कि नॉर्मली जो लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में होती है लेबोरेटरी में, इसलिए ये कॉमनली यूज्ड यूनिट है, लेंथ सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। तो यूनिट ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन याद होती है स्टूडेंट्स को, लेकिन यूनिट भूल जाते हैं। तो ऐसे डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन दिमाग में छाप लो एक बार, ओम सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर है कंडक्टिविटी, यहां से प्रॉब्लम होना शुरू होती है, ये लिंक कंडक्टिविटी, यहां से भूलना शुरू हो जाता है। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस काप्पा, काप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, काप्पा। तो अब ये क्या होता है, ये वन बाय रो, अगर आपको पूरा पहले की 3 स्टेप याद है तो ये बिल्कुल आसानी से दिमाग में फिट हो जाएगा। तो के है वन बाय रो, रेजिस्टिविटी का उल्टा है कंडक्टिविटी, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, अगर आपके पास ये है, मतलब ये वाला कंडक्टर है जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो उसकी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या है, देखो 1/रो क्या है, 1/रो होगा आर ए एल, यही होगा ना, मतलब 1/r इंटू एल बाय ए। 1/r क्या है, कंडक्टेंस ही तो है, कंडक्टेंस इंटू एल बाय ए। अब कंडक्टेंस मतलब क्या है, अगर एल 1 हो जाए और ए 1 हो जाए, एल भी 1 हो जाए और ए भी 1 हो जाए, लेंथ भी 1 हो जाए इस कंडक्टर की और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 हो जाए, तो कापा किसके इक्वल हो जाएगा, कंडक्टेंस के। मतलब इस कंडक्टर की कंडक्टेंस उस कंडक्टर की कंडक्टेंस जिसका लेंथ 1 यूनिट हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। इजी है, इसके यूनिट देखना आप। इसके यूनिट क्या होते हैं, साइमंस, कंडक्टेंस के साइमंस, लेंथ का सेंटीमीटर, एरिया का स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये साइमन पर सेंटीमीटर। आप यहां से भी कर सकते थे, 1/रो है तो 1/रो मतलब 1/ओम सेंटीमीटर,
मतलब साइमन पर सेंटीमीटर, 1/1 साइमन होता है। यूनिट ध्यान रखना, चार चार चीजें हो गई अब, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। समझ में आ गई बात? अच्छा एक सेकंड, फिर उसने पहले हम फिर उसने एक और टर्म यूज किया, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? देखो मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में कोई फर्क नहीं है। आपके पास एक सोल्यूशन, अब यहाँ पे क्योंकि हम कंडक्टर की बात जो वो सोल्यूशन में करेंगे, और सोल्यूशन में जो करंट है वो कौन कैरी करता है? आयंस कैरी करते हैं। देखो कंडक्शन जो होती है दो तरीके से होती है। कंडक्शन एक तो थ्रू वायर्स होती है, एक थ्रू सॉल्यूशंस होती है ना। वायर्स में करंट कौन कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन्स। सॉल्यूशंस में करंट कौन कैरी करता है? आयंस। जो मैंने अब चार चीजें बोली, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, वो तो इन दोनों पे लगेंगी, दोनों पे लग जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी जो मोलर कंडक्टिविटी बोल रहा हूं वो सिर्फ आयंस पे लगेगी। मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग बट कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल आयंस। अगर आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, उस 1 मोल की जितनी भी कंडक्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल। जैसे ये मैंने पानी ले लिया, वॉल्यूम है V लीटर या VmL कुछ भी कह लो, वॉल्यूम कितना वो मैटर नहीं करता, इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। समझ में आ गई बात? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। इस पूरे सोल्यूशन की कंडक्टेंस, जब भी मोलर कंडक्टिविटी की बात है ना तो आपके दिमाग में क्या टर्म आना चाहिए? इट इज कंडक्टेंस, इट इज कंडक्टेंस। समझ में आई बात? अब क्या, मान लो इसमें मैं पानी डाल दूं, इसमें मैंने और पानी डाल दिया, मान लो 10 लीटर पानी और डाल दिया, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना इसका। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट तो 1 मोल ही रहेगा ना, है क्या नहीं? इलेक्ट्रोलाइट तो 1 मोल ही रहेगा ना। तो अब इस पूरे सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस थी उसको मैं बोलूंगा मोलर कंडक्टिविटी। अब इस पूरे सोल्यूशन की कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टिविटी बोलूंगा मैं, क्योंकि है तो 1 मोल ही ना। वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है भाई, ये समझाना चाह रहा हूँ। मोलर कंडक्टिविटी का वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से लेना देना नहीं है, लेना देना किससे? कि उस सोल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए बस। समझ में आ गई बात है? अब हम उनकी वेरिएशन पढ़ते हैं। मतलब जो थ्योरी कंडक्टेंस पे लगती है ना, कंडक्टेंस पे जो थ्योरी लगती है वो मोलर कंडक्टेंस पे भी लगती है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। देखते हैं एक बार। कंडक्टिविटी, अब डेफिनेशन देखते हैं। Conductivity of a solution is conductance of solution kept between electrodes having area of cross section unit cross section area placed unit distance apart। ये ना इसके लिए डिफाइन कर रहा है। ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड्स को डिप किया हुआ है किसी इलेक्ट्रोलाइट में, ऐसे डिप किया हुआ है, ठीक है ना, किसी इलेक्ट्रोलाइट में, और इनमें डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट, मान लो 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट लेंथ, और इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 यूनिट है, मतलब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर मान लो। अब जो करंट फ्लो करेगा उसको रेजिस्ट, वो इसी पाथ से फ्लो करेगा ना, ऐसे। तो इस पाथ की लेंथ कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर, और इस पाथ का एरिया कितना होगा? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस पाथ की जो कंडक्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। समझ में आया कैसे लिखना है? मोलर कंडक्टिविटी देखो, इट इज कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल होना चाहिए, उस पूरे सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, इसके ना यूनिट्स मैं आपको डिराइव भी करा दूंगा, लेकिन एक बार याद कर लो, साइमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल, एक बार याद कर लो, मैं डिराइव कराता हूँ अभी, ठीक है। साइमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल, चलो ये रट लो पूरा, साइमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल। चलो अब हम इन दोनों की वेरिएशन देखना चाहते हैं कंसंट्रेशन के साथ, किसकी किसकी? कंडक्टिविटी की और मोलर कंडक्टिविटी की। तो देखते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। अब कंडक्टिविटी है क्या? कंडक्टिविटी है, देखो अपॉन, जैसे मान लो अब यहां पे देखो आप, इसका वॉल्यूम बताओ कितना है? एरिया, इस जो ये ब्लॉक हो गया इसका वॉल्यूम कितना है? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं है? इसका एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर था, लेंथ 1 सेंटीमीटर थी, वॉल्यूम कितना हो गया?
1 क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं हो गया, मतलब 1 ml हो गया। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 1 ml, मतलब यूनिट वॉल्यूम है, बात ये है ये। मैं ml को लेके चल रहा हूँ क्योंकि कॉमनली ml यूज करते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है। तो जब आप डाइल्यूशन करोगे तो क्या होगा, मान लो मेरे पास, सपोज मेरे पास NaCl है, मान लो इसका 1 मोल है, ऐसी 1 मोल, चलो मान लो 1 मोल है, ठीक है। और मान लो वॉल्यूम है ये 1 ml। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें 1 ml पानी और डाल दिया, अब वॉल्यूम कितना हो गया, 2 ml। लेकिन NaCl कितना है, 1 मोल ही है ना। लेकिन अगर मुझे कंडक्टिविटी मेजर करना है तो मुझे 1 ml में देखना पड़ेगा कितना है, 2 ml की तो मेजर नहीं कर सकता ना। तो 2 ml में से अब इस सोल्यूशन को हाफ कर दो, इस सोल्यूशन को हाफ कर दो, इसमें से आधा निकाल के यहाँ रखो, आधा निकाल के यहाँ रखा, 1 ml रखा, तो इसमें लेकिन 0.5 मोल NaCl ही रह जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर 0.5 मोल NaCl रह गया, अब आप देखो यहाँ 1 मोल NaCl था, यहाँ 0.5 मोल NaCl था, तो किस सोल्यूशन की कंडक्टेंस ज्यादा होगी, किस सोल्यूशन की कंडक्टेंस ज्यादा होगी, सोल्यूशन 1 की, सोल्यूशन 2 की। सोल्यूशन 1 में चार्ज कैरियर ज्यादा है, तो इसलिए उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, मतलब उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। जब आप पानी डालते हो, यू डिक्रीज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, समझ में आई बात है। डाइल्यूशन करने से क्या होगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे। तो अगर चार्ज कैरियर ही डिक्रीज हो गए तो फिर कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात है। इलेक्ट्रो अभी ना वेरिएशन अलग अलग, जैसे इलेक्ट्रोलाइट चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, इलेक्ट्रोलाइट चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, दोनों की ही कंडक्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि चार्ज कैरियर ही कम हो गए ना। समझ में आ गई बात है। चलो देखो, पहले देखो, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद concentration upon dilution, number of charge carriers per unit volume decreases, hence conductivity decreases for both strong as well as weak electrolyte, ठीक है। अब क्या किसकी देखेंगे, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद, हमने कंडक्टिविटी तो देख ही लिया, कंडक्टिविटी का आंसर क्या है, हाँ डिक्रीजेस ना, डिक्रीजेस, जितना पानी डालोगे उतना कम हो जाएगा, ठीक है ना। डाइल्यूशन से कम हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन से यही फैक्ट है इसका। अगला देखो, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कौन सा, अब मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशन देखेंगे, वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए देखेंगे, ठीक है। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी में क्या है ना, यहां केस थोड़ा अलग है, इसी एग्जांपल को लेते हैं। 1 ml सोल्यूशन है, हालांकि वॉल्यूम का कोई लेना देना होता नहीं है मोलर कंडक्टिविटी की, लेकिन 1 मोल NaCl डाला आपने, ठीक है। अब आपने 1 ml पानी और डाल दिया, 2 ml हो गया, 1 मोल। अब जो मोलर कंडक्टिविटी है इस पूरे सोल्यूशन की मेजर करेंगे हम, ये बात देखो, क्योंकि इस पूरे सोल्यूशन में 1 मोल है। तो जब हमको मोलर कंडक्टिविटी का कंपैरिजन करना है तो मैं ये सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी, इन दोनों की कंडक्टेंस को कंपेयर करूंगा, सोल्यूशन सी की इसकी नहीं। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसमें तो 0.5 मोल है, इसको नहीं लेना, इसमें भी 1 मोल है, इसमें भी 1 मोल है, लेकिन इसमें वॉल्यूम 1 ml है, इसमें वॉल्यूम 2 ml है। तो 2 ml वॉल्यूम होने से क्या होगा ना, आपस में इनका इंटरेक्शन कम होगा। जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों पास पास होंगे, ए में दोनों पास पास होंगे, बी में क्या होगा, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे ना, थोड़ा दूर दूर होंगे तो इनमें अट्रैक्शन कम होगा, तो ये आसानी से मूव कर सकते हैं, इनकी मूवमेंट थोड़ी आसान हो जाएगी। समझ में आ गई बात है। जितना पानी डालोगे उतना जो चार्ज कैरियर है, ऑपोजिट चार्ज कैरियर है, वो थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, तो उनमें आपस में अट्रैक्शन कम होगा, तो उनको मूव करना आसान होगा, तो रेजिस्टेंस कम हो गई, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। समझ में आई बात है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है। देखो अच्छा, ये तो स्ट्रॉन्ग का बता दिया मैंने ना। ओके, स्ट्रॉन्ग का बता दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग का बढ़ेगा, ठीक है ना, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। पहले मैं वीक का बताता हूँ। वीक में क्या होता है ना, जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड कैसे डिसोसिएट करेगा पानी में, CH3CO नेगेटिव और H+ ऐसे टूटेगा। तो
पहले मैं इसको मैथमेटिकली बताता हूँ। t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन c, इसकी 0, इसकी 0। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये c इंटू 1 माइनस अल्फा, ये c अल्फा, ये c अल्फा, ऐसे ही करते होते हैं। इसका k क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये एसिटिक एसिड, ठीक है ना। c अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा, ये आ गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। हम अल्फा को 1 के कंपैरिजन में बहुत कम मान लेते हैं, तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा क्या आ जाएगा? के ए अपॉन सी का अंडर रूट। सी कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी है। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन कम करता हूँ, अल्फा बढ़ रहा है, देख रहे हो। कॉन्सेंट्रेशन कम करना मतलब डाइल्यूशन करना। अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो अल्फा बढ़ जाता है, मतलब जितना पानी डालोगे उतना चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? यस। जितना पानी डालोगे उतना चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे। अगर चार्ज मतलब उसकी डिसोसिएशन ज्यादा हो जाएगी। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरी तरह से तो टूटता नहीं है पानी में, ठीक है ना, पार्शली डिसोसिएट करता है। और उसकी डिसोसिएशन किस पे डिपेंड करती है? पानी पे। जितना पानी डालोगे उतना डिसोसिएशन ज्यादा होगा, और जितना डिसोसिएशन ज्यादा होगा उतने चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे, तो फिर उसकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात है? तो मतलब मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ बढ़ जाएगी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ में आई बात है? रीजन क्या है? रीजन है चार्ज कैरियर्स का बढ़ जाना। इसको मैं आपको फिजिकली भी समझाता हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे CH3COO, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ H, क्योंकि इसने टूटना है ना। जब आप इसको पानी में डालोगे ना, पानी की एक लेयर इसके बीच में घुसना शुरू कर देगी, ऐसे इसके बीच में घुसना शुरू कर देगी, और इन दोनों आयंस को सेपरेट पुल करना शुरू कर देगा, ऐसे CH3COO नेगेटिव और H प्लस, ऐसे फिर तोड़ देगा। इसके आसपास भी पानी इसको घेर के रखेगा, इसके आसपास भी पानी इसको घेर के रखेगा। कौन घेरेगा? H, क्योंकि H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसको हाइड्रेशन बोलते हैं ना, है कि नहीं? जैसे H प्लस तो कौन घेर के रखेगा? O, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इस प्रोसेस को हाइड्रेशन बोलते हैं ना। तो हाइड्रेशन की वजह से ही ये टूटता है। तो मतलब इसको तोड़ता कौन है? पानी तोड़ता है। जितना पानी डालोगे उतना ज्यादा पानी इसको तोड़ेगा, तो उतने चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जाएंगे, उतनी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, और उसके बढ़ने का कारण है इंक्रीज इन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है बात है? इसका ग्राफ भी होता है, ये देखो, ये है, ये देख रहे हो, लैम्डा एम नॉट मतलब मोलर कंडक्टिविटी, ये अंडर रूट सी है, वेरिएशन अंडर रूट सी है ये, ठीक है ना। ये ग्राफ होता है ऐसे, देख रहे हो। कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है बात। अब मैं NaCl की एग्जांपल पे वापस आता हूँ। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, अच्छा पहले वीक देख लो। वीक इलेक्ट्रोलाइट dissociate more upon dilution, giving more number of ions, that is charge carriers, hence their molar conductivity increases many folds. अब स्ट्रॉन्ग में क्या है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर 100% डिसोसिएटेड। सोल्यूशन चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, सोल्यूशन चाहे डाइल्यूट हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरी तरह से टूट के ही रहेगा। जैसे NaCl है, NaCl चाहे 1 ml सोल्यूशन ले लो, चाहे NaCl का 2 ml सोल्यूशन ले लो, अगर आपने उसमें 1 मोल NaCl डाला तो पूरा का पूरा टूटेगा वो, है ना। तो चार्ज कैरियर तो उतने ही रहते हैं, तो चार्ज कैरियर में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो डाइल्यूट सोल्यूशन है उसमें रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव पास पास होंगे, डाइल्यूट में वो दूर दूर होंगे। तो अगर दूर दूर है तो उनको मूव करना आसान है, बस इतना सा फर्क पड़ता है। तो मतलब कंडक्टेंस बढ़ तो जाती है पर उतना फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात है? तो देखो ये रहा ग्राफ इसका, ये रहा ग्राफ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्राफ देखो, ये रहा। बढ़ तो रही है, जब आप कॉन्सेंट्रेशन कम करते हो तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ तो रही है, पर उतनी नहीं बढ़ रही जितनी वीक में बढ़ रही है। कारण क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीज इन कंडक्टेंस का कारण है डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, डिक्रीज इन आयन आयन इंटरेक्शन। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ने का कारण क्या? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ही बढ़ गए। डिफरेंस समझ में आ गया? अब पढ़ते हैं, देखो। Strong electrolytes are 100% dissociated. Diluting them does not change number of charge carrier. जब आप उनको डाइल्यूट करते हो तो चार्ज कैरियर तो उतना ही रहता है, लेकिन डिक्रीज क्या कर जाता है? सॉल्यूट इंटरेक्शन, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये हो गया सॉल्यूट इंटरेक्शन, ये कम हो जाता है।
डिक्रीज इन सॉल्यूट, सॉल्यूट अट्रैक्शन डिक्रीजेस रेजिस्टेंस। तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन अगर कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। एज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स रिमेन सेम, इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी इज नॉट मच। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फिर ये मैथमेटिकली वेरिएशन दी हुई है। लैम्डा मतलब मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट ए इनटू अंडर रूट ऑफ सी। ये इसका सिंबल देखो, लैम्डा एम नॉट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये समझो क्या है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब आप इतना पानी डाल दो कि जो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है वो जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो लैम्डा एम नॉट इज द मतलब कॉन्सेंट्रेशन जीरो कर दो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन जीरो। तो वैल्यू ऑफ ये है, एक कांस्टेंट है फॉर गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ए किस किस बात पे डिपेंड करता है, ए कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड करता है, एक तो इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन भी आया था कंपटीशन में, पता है? देखो कैसे है, द चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन प्रोड्यूस्ड ऑन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, चार्ज पे भी डिपेंड करता है। जैसे देखो इनका ए सेम होता है, NaCl CaCl to MgSO4 आर नोन एज 1:1, 2:1 and 2:2 electrolytes respectively. All electrolytes of particular type have same value of A. जैसे पता क्या, जैसे NaCl क्या है, इस पे चार्ज कितना है, चार्ज कितना है इस पे +1, Na पे +1, Cl पे -1, तो ये 1 इलेक्ट्रोलाइट हो गया। यहाँ CaCl2 चार्ज कितना है, Ca पे 2, Cl पे -1, तो ये 2 इलेक्ट्रोलाइट हो गया। MgSO4 मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है, +2, सल्फेट पे -2, तो 2 इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इस तरह के, जैसे अब मैं बोलूं KCl, तो KCl क्या है, +1 -1, 1 इलेक्ट्रोलाइट है। तो NaCl और KCl के लिए ना A की वैल्यू सेम होती है। A मतलब स्लोप ही होगी ना उसकी। ये देखो ये ग्राफ, ग्राफ में जो स्लोप है वो A ही तो है, देखो है ना। तो पता क्वेश्चन कैसे आया था, एक NaCl ड्रॉ कर दिया, KCl ड्रॉ कर दिया, बोला ग्राफ दे दिया अलग अलग, तो उसमें हिंट ये था इसकी स्लोप सेम है, वो NaCl और KCl का है। समझ में आ गई बात है? yes. तो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछी थी, आपको ये पॉइंट अगर पता होता किसी को तो कर सकता था वो क्वेश्चन, कि सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए ए की वैल्यू सेम होती है। समझ में आ गई बात है? ये एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है। ओके, तो ये वेरिएशन हमने पढ़ ली। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, और बाकी जो मैंने सारी बातें बताई। फिर देखो अगला, वाई डज कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी, अब समझ में आ गया कंडक्टिविटी होता क्या है, डेफिनेशन दिमाग में आनी चाहिए। 1 ml सोल्यूशन की कंडक्टेंस होती है, उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। जब आप उसको डाइल्यूट करते हो तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं, तो फिर कंडक्टिविटी तो कम होनी ही थी, चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, है ना।